नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मीडिया का बदला हुआ रूप महाराष्ट्र के चुनाव में हर रोज मुद्दे बदल रहे हैं। बहन मायावती जी अब हर स्टेज पर आकाश आनंद जी को साथ में रख रहे हैं, संबोधित करना सिखा रहे हैं, भाषण देना सिखा रहे हैं, अथवा उनको लगता है कि आकाश आनंद जी के मुंह से कुछ ऐसी शब्द ना निकले। जो भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में आए दिन मुद्दे बदल रहे हैं, नए नए लोग आते हैं, एक नया मुद्दा होता है। कहा यह जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाग खड़े हुए, वो दिखाई नहीं देते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। गृह मंत्री अमित शाह जी भी वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कैलाश गहलोत जो आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, विधायक थे, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सवाल यह उठता है कि भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के जो मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, उन्हें कब क्लीन चिट देगी भाजपा, इसका इंतजार आपको रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया का जो विकृत रूप सामने निकल कर आया है, कहने का तात्पर्य यह, हम टीआरपी पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए जो न्यूज में जो तड़का लगाते हैं वो तो अलग बात होती ही है। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़की बिकनी पहन के रिपोर्टिंग कर रही है, क्या ये मीडिया का रूप हो सकता है? या मीडिया को बदनाम करने के लिए कुछ लोग इस तरह का वीडियो बना रहे हैं कि पत्रकार जो है अब इस स्तर पर गिरे हैं। चलो जो भी हो, हम मीडिया के लिए नहीं बल्कि आपसे संबंधित खबरों को लेकर आए हैं। पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज और खास करके जिन्हें आप दलित कहते हैं, दलित इसका मतलब यह डिलीट, जो समाज में बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, शोषित वंचित समाज। पूरे देश में हर जगह से खबरें आती है, कहीं हत्या का मामला होता है, कहीं जुल्म का मामला होता है। यहाँ तक सिस्टम में बैठे हुए लोग, पुलिस में बैठे हुए लोग जो है ये कहते हैं, एक महिला के साथ यौन शोषण का प्रयास करते हैं और कहते हैं बदले में कि अगर तुम राजी नहीं होती हो, तुम्हारे हस्बैंड को यानी तुम्हारे पति को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे। यानी पुलिस वाले भी अब जो है एससी एसटी क्लास के लोगों को अति शोषण पर उतर आए हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। यह उत्तर प्रदेश की घटना ही नहीं बल्कि हर राज्य से इसी प्रकार की खबरें निकल कर आ रही है। आपको चुनावी खबरें पसंद होगी, लेकिन इस देश की जनता अपनी खबरें किसको बताए, किसको सुनाए? हर जगह जुल्म ही जुल्म, शोषित वंचित समाज को कोई नहीं पूछ रहा है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम किसी तरह से चुनाव जीतें, सत्ता में आ जाएं। आपको बता दें, मणिपुर जल रहा था, काफी सारे महीनों से ये खबरें आप सुनते होंगे, और मणिपुर में एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी के 7 विधायक भाजपा का दामन छोड़ दिया, अपना समर्थन वापस ले लिया और भाजपा फिर भी अपना पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि 60 सदस्यों वाली जो असेंबली है उसमें 32 विधायक तो हमारे पास हैं और बहुमत के आंकड़े के लिए कम से कम 31 विधायक चाहिए। सवाल ये उठता है कि 31 आपको चाहिए, आप बहुमत में हैं, लेकिन 19 विधायक जो भाजपा के ही हैं वह भी तो नोटिस दे दिए हैं हाईकमान को कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलिए, अन्यथा हम भी जा रहे हैं। अगर वो 19 विधायक, ये 7 विधायक, कहने का मतलब 26 और बाकी विपक्ष समर्थन कर देता है तो भाजपा की तो सरकार चली जाती है। उधर महाराष्ट्र के चुनाव में जो मैंने शुरू में ही बताया कि मुद्दे बदल रहे हैं। आजम खान साहब
जो सपा के बड़े चेहरे थे। उन्होंने एक बयान जारी कर दिया कि भाजपा ने बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। जो 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद गिराने वाली, गुंबद ढाने वाली जो बातें थी, भाजपा ने नहीं गिराई और उसको गिराई है शिवसेना ने। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के चुनाव में शिवसेना तो दोनों तरफ है। कहने का मतलब यह, जो इंडिया गठबंधन है उधर भी शिवसेना है और एनडीए के गठबंधन है उधर भी शिवसेना है, और दोनों शिवसेना ये कह रही है कि हम असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे जो बाल ठाकरे के पुत्र हैं वो कहते हैं असली शिवसेना हम है। एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि जो बाल ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाले, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले असली शिव सैनिक तो हम हैं। और इधर आजम खान का बयान आता है कि शिव सैनिकों ने ही बाबरी मस्जिद गिराया। तो फिर अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट किधर जाएगा? एनडीए के तरफ या यूपीए की तरफ? कहने का मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ। ये सवाल है, महाअघाड़ी के लिए भी सवाल है और उधर एनडीए के लिए भी। दूसरी बातें यह निकल कर आती है, जो महाराष्ट्र की जनता के सामने कंफ्यूजन है, असली पवार कौन, शरद पवार या अजित पवार? ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता, महाराष्ट्र की जनता किसके हाथ में सौंपेगी? कुल मिला के मैं आपको कह दूं कि जो मुंबई है यह देश की आर्थिक राजधानी है और भारत सरकार काफी कुछ निर्भर करती है मुंबई के ऊपर, और मुंबई महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र की सत्ता जिनके हाथ में होगी वो देश के अर्थनीतियों के ऊपर वह राज करेंगे। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले जो हुआ करते थे, जैसे कि आपके रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर, इधर बहन मायावती जी, ये सब के सब बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी के वोट को ये इकट्ठा करते हैं, इसके ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। इनके मुद्दे महाराष्ट्र चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। आप ये कह लीजिए कि मीडिया इन्हें जगह नहीं दे रही है। जब चुनाव लड़ रहे होंगे जरूर कुछ बोल रहे होंगे, समाज के बीच जाते भी होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मीडिया में इनकी जगह नहीं है। मीडिया में तो इधर आपके एनडीए में 3 चेहरे नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार। अजित पवार जो है शरद पवार के भतीजे हैं। जब उनको ईडी, सीबीआई सब ने घेर लिया और वो जेल जाने वाले थे, जेल से बचने के लिए अपने चाचा का विरोध करके और एनसीपी से अलग होकर कुछ विधायकों को लेकर भाजपा के गुट में शामिल हो गए। उधर एकनाथ शिंदे भी शिवसेना में थे और मुख्यमंत्री उस वक्त हुआ करते थे उद्धव ठाकरे। उनको भी फोड़ा गया, तोड़ा गया और दोनों को जोड़ तोड़ करके और बनाई गई एनडीए और एनडीए की सरकार। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र का, लेकिन उनको डिमोशन करके डिप्टी सीएम बनाया गया। उन्होंने सारी बात मानी। देवेंद्र फडणवीस कितना बलिदान दें, कब कब दें बलिदान, पहले तो सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। आज की तारीख में महाराष्ट्र चुनाव में बड़े चेहरे के रूप में केवल देवेंद्र फडणवीस ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी विदेश निकल लिए और अमित शाह जी भागकर दिल्ली आ गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ अच्छा परिणाम मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी सबके सब डटे हुए हैं। इनकी रैलियों में आम जनता की बहुत बड़ी भीड़ जुटती है, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव रैली छोड़कर भागना इसलिए भी जरूरी हो गया
जब वह रैली में गए, भाषण देने लग गए, तो 50 से 60% कुर्सियां खाली थी। लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब हमारे जो देश में, देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन भाजपा के ब्रांड में ऊर्ध्वा कमी आ गई है। वह ब्रांड नहीं रह गए। उनको देखने के लिए पब्लिक भीड़ अब उतनी इकट्ठी नहीं होती है। या तो यह परसेप्शन बन गया है कि ये लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं, या तो आम जनता में ये बात समझ में आ गई है, अथवा जो भी हो। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रैलियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। उनके बारे में कहा जाता था, चाहे विधानसभा चुनाव हो, छोटा मोटा चुनाव हो, कम से कम 5-7 रैलियां वो करते थे। महाराष्ट्र चुनाव में 4 रैली, हरियाणा चुनाव में भी 4 रैली। आखिर बात क्या है? कुछ न कुछ कहानी तो बनी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दे का बदल जाना, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होना, और मुस्लिम वोट में माना जा रहा था कांग्रेस है महाअघाड़ी के साथ, जहां शिवसेना है और शरद पवार है, तो मुस्लिम वोट उधर जाएगा। एआईएमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो तो अलग ही चलते हैं, ना वो महाअघाड़ी में है ना वो एनडीए में है। तो कुछ लोग जो है यह मान के चल रहे थे कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा और ओवैसी जी चुनाव में कुछ सीटें निकालेंगे। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि समाजवादी पार्टी भी महाअघाड़ी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम लीडरों में से रहे हैं आजम खान। आजम खान का बयान आना कि शिवसेना ने मस्जिद गिराई, बाबरी मस्जिद, वो किसका समर्थन कर रहे हैं? वो क्या भाजपा का समर्थन? वो भाजपा का उन्होंने बचाव किया, अथवा उनको लग रहा है अब योगी आदित्यनाथ जी हैं, भाजपा है, इनसे कंप्रोमाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो हमको जेल कटवा कटवा कर मार देंगे। कैलाश गहलोत का इस्तीफा होना आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली की राजनीति गर्म हो जाना, जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आतिशी, सांसद है संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये सब के सब कैलाश गहलोत के बारे में कहने लग गए कि ईडी और सीबीआई से ये डरकर भाजपा से इन्होंने हाथ मिलाया है, अपने आप को बचाया है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं गुस्से में, ईर्ष्यावश, जलन से ऐसा आरोप लगाते हों, लेकिन यह इतिहास क्या कम है कि अजीत पवार जब जो है एनसीपी से निकले, उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई के मामले थे, और जैसे ही भाजपा से हाथ मिलाए उनको क्लीन चिट मिल गया। मुकुल रॉय जो पश्चिम बंगाल के थे, वह भी जब भाजपा से हाथ मिलाए उनको भी क्लीन चिट मिल गया। पश्चिम बंगाल के बहुत सारे नेताओं को, महाराष्ट्र के नेताओं को। तो अगला कदम जो दिल्ली का होगा, जो कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किए अथवा नहीं किए, लेकिन हो सकता है कि ईडी और सीबीआई उनको क्लीन चिट दे, और क्लीन चिट अगर नहीं देती है तो फिर वो किस वजह से गए? सवाल ये उठता है, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास को उन्होंने शीश महल कहा, लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री निवास में भी नहीं है, मुख्यमंत्री पद पर भी नहीं है। तो ये आरोप लगाना भी बेमानी होगा। और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ती जा रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, और क्राइम रेट यानी विधि व्यवस्था जो है वो भाजपा के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। खास करके उसकी मॉनिटरिंग हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। जमुना में जो एसिडिक झाग है वो बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल बारिश करवा कर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और पराली जलाने का मामला हरियाणा में होता है, हरियाणा है भाजपा की सरकार। तो कुल मिलाकर भाजपा जो है दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश करती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस
भाजपा के हाथ में डीडीए, भाजपा के हाथ में जितनी भी नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब भाजपा के हाथ में। दिल्ली सरकार के हाथ में है नाले की सफाई, हॉस्पिटल, शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।